नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। मंत्रालय बांटे जा चुके हैं और खास तौर पर ध्यान खींच रही हैं सहयोगियों को जो मंत्रालय मिले हैं। सहयोगियों को उम्मीदें जो भी रही हों, लेकिन उन्हें मंत्रालय बहुत अच्छा दिया गया है ऐसा नहीं है। और इस बात को बहुत शिद्दत से लागू किया है प्रधानमंत्री मोदी ने कि जो अहम मंत्रालय हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास रहें और साथ ही साथ जो की इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना से जुड़े मंत्रालय हैं, जैसे सड़क बनाने वाला मंत्रालय हो, रेल मंत्रालय हो, स्टील हो, ये तमाम ऐसे मंत्रालय वो भी अपने ही सहयोगी नहीं बल्कि पार्टी के लोगों के पास रहें। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आज जो मंत्रिपरिषद की उन्होंने बैठक ली थी, कैबिनेट की बैठक, उसमें उन्होंने कह दिया था कि वो निरंतरता में यकीन रखते हैं और जो था पहले वही अमूमन लागू रहेगा। लिहाजा बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी और जब लिस्ट आई तो उसमें साफ तौर पर दिखा भी कि बहुत ज़्यादा अच्छे मंत्रालय जिन्हें कहा जाता है, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि ये बड़े मंत्रालय हैं, वैसे सहयोगियों को मिले नहीं। वैसे कुछ सहयोगी हैं ऐसे जिन्हें तो कुछ भी नहीं मिला है, तो जिन्हें मिला है कम से कम वो इस बात को लेकर के प्रसन्न रह सकते हैं कि उन्हें कुछ तो हासिल हुआ है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चेहरे की जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। मंत्रालय या फिर शपथ ग्रहण, ये तमाम चीज़ें उस व्यक्ति के साथ कैसे घटित हो रही हैं, इस पर बहुत लोगों की निगाहें हैं। बात चिराग पासवान की हो रही है। चिराग पासवान जो कि कई झंझावातों से गुजरते हुए आखिरकार एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां उनके लिए संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। लिहाजा अब से कुछ देर पहले जब उन्हें मंत्रालय मिला, और जाहिर है कि ये मंत्रालय उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा होगा, क्योंकि ये मंत्रालय उस वक्त उनके चाचा को दिया गया था जब लोक जनशक्ति पार्टी के सांसदों की रणनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस नहीं थी, क्योंकि बहुमत तो पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी के पास खुद का था। लेकिन इस बार तो लोक जनशक्ति पार्टी की सपोर्ट क्रूशियल है, तो फिर वही मंत्रालय जिसको बहुत ज़्यादा नहीं आंका जाता है वो क्यों दिया गया। लेकिन इन सब बातों को उन्होंने मुखर तौर पर तो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये काम करने की जिम्मेदारी है और मैं इस काम को करूँगा, और कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती है। जाहिर है बड़ा दिल दिखा रहे हैं, लेकिन इस बात को भी आप महसूस कीजिए कि कैबिनेट का दर्जा मिला है, और कैबिनेट का दर्जा अपने आप में एक पार्टी के अध्यक्ष को अगर मिला है तो यही अपने आप में बड़ी चीज़ है। और उसके बाद उन्हें जो मंत्रालय मिला है वो उनके चाचा के पास हुआ करता था पिछली सरकार में, पशुपति पारस के पास। तो एक तरह से उन्होंने वो भी हासिल वापस कर लिया। पहले जिस तरह से उन्होंने अपने 5 सांसद वापस हासिल किए, जिस तरह से उन्होंने जन समर्थन वापस हासिल किया, जिस तरह से उन्होंने विश्वास प्रधानमंत्री मोदी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का जीता, जिस तरह से उन्होंने इस बात को साबित किया कि रामविलास पासवान के वो असली वारिस हैं, ठीक उसी प्रकार आज देखिए ऐसा लगता है कि जैसे नेचर ने तय किया हो, वो मंत्रालय भी उन्होंने वापस ले लिया, जो कि लड़ाई के बाद, यानी कि पारिवारिक जो विवाद हुआ था उसके बाद पिछले यानी कि मोदी 2.0 में उनके चाचा पशुपति पारस को मिली थी। लेकिन आज की तारीख में जब हम बात चिराग पासवान की कर रहे हैं तो वो जिम्मेदारियों और मंत्रालयों से भी आगे की बात है। वो एक ऐसे नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं जिनकी तरफ देश की निगाहें हैं। मैं लगातार सोशल मीडिया और मेनलाइन मीडिया को रेफ़र कर रहा था और मैं पा रहा था कि बिहार से निकले इस युवा के लिए न केवल बिहार के लोगों में बल्कि तमाम हिंदी पट्टी, तमाम ऐसे राज्य जहां पर अभी तक शायद चुनाव प्रचार नहीं किया होगा चिराग पासवान ने, वहां से भी समर्थन उन्हें मिल रहा है। क्या वो एक ऐसी उम्मीद बनकर उभरे हैं जो कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी के तौर पर बिहार में नया करामात दिखाने वाली है? क्या वो एक ऐसे नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं जो कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी हो सकता है? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि
लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछले दिनों एक पोल कराई थी एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, जिसमें 4 नाम दिए थे उन्होंने। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और उसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का नाम दिया था। और पाया ये गया था कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार तो रेस में बहुत पिछड़ गए और जो असली लड़ाई चल रही थी उसमें पहले नंबर पर तेजस्वी यादव और उनसे थोड़ा ही पीछे चिराग पासवान थे। और इस पोल की बहुत चर्चा हुई थी, यानी कि एक नया सितारा उभर रहा है बिहार की राजनीति में, जो कि उन उम्मीदों को आवाज़ देता है जो बिहार की ज़रूरत है। आज की तारीख में बिहार की ज़रूरत रोज़गार सबसे बड़ी। बिहार का बंटवारा हुआ, बिहार के बंटवारे के बाद जो संसाधन बिहार के पास उपलब्ध थे वो सारे दक्षिण बिहार में थे, जो झारखंड बन गया। और झारखंड वो संसाधनों के साथ एक अलग राज्य जब बना तो बिहार के पास केवल सूखे बालू और रेत रह गए। आज की तारीख में आप देखते होंगे कैसे बालू माफिया और इसी तरह की बातें हमें सुनाई पड़ती हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ है नहीं। और संसाधनों का जो अभाव है उसका नतीजा है कि आज बिहार के लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं। मिडल ईस्ट में आपको बहुत से बिहारी काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसलिए कि अपने घर में रोज़गार नहीं है। और इस आवाज़ को अपने विजन के ज़रिए बहुत बार उठाया है चिराग पासवान ने, और शायद यही वजह है कि उन्हें उनकी आवाज़ को, उनकी ईमानदारी को स्वीकार किया है। और अभी तक उनको टेस्ट नहीं किया गया है कि आखिर वो केवल प्रॉमिसेस करते हैं, वादे करते हैं, या फिर डिलीवर भी कर पाते हैं। एक पहला मौका उनके पास आया है, एक मंत्रालय उन्हें दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण का, और इस एक मंत्रालय से वो क्या करते हैं लोगों की निगाहें इस पर रहेंगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ ये कहते चलना पड़ेगा कि अपनी छोटी सी ही पार्टी के ज़रिए उन्होंने जिस तरह का एक मुकाम आज की तारीख में हासिल कर लिया है, बिहार में वो लोग जो कि राष्ट्रीय जनता दल और उनके सहयोगियों के समर्थक नहीं हैं, उनके लिए एक वैकल्पिक नेतृत्व के तौर पर चिराग पासवान तैयार हो रहे हैं। एक ऐसा चेहरा जो कि तेजस्वी यादव के खिलाफ अगर खड़ा है तो लोगों की विश्वसनीयता भी हासिल कर रहा है। शायद इसीलिए तेजस्वी यादव ने जब आज एलोकेशन हुई मिनिस्ट्रीज़ की और पोर्टफोलियो बांटे गए तो जो तंज कसा वो भी अपने आप में गौरतलब है। उन्होंने कहा बिहार के लोगों को झुनझुना पकड़ा दिया गया है, और जाहिर है कि उनका इशारा चिराग पासवान की तरफ भी था, जिन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है, और उनका इशारा ललन सिंह की तरफ रहा होगा, जिन्हें वही मंत्रालय दे दिए गए जो कि गिरिराज सिंह के पास थे, पंचायती राज, मत्स्य पालन, डेयरी और इस तरह के मंत्रालय। हालांकि उम्मीद ये करके चल रहे थे जेडीयू वाले और बिहार के लोग भी कि रेल मंत्रालय उन्हें दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्य मंत्री का प्रभार भी दिया गया है रामनाथ ठाकुर को, लेकिन राज्य मंत्री तो राज्य मंत्री ही होते हैं, आप जानते हैं। और बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं कि भाई 12 सांसद बड़े क्रूशियल हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी मान कर चल रही है। उसने टीडीपी को एक बड़ा मंत्रालय दिया है नागरिक उड्डयन का, लेकिन उसके अलावा कोई और बहुत बड़ा मंत्रालय उन्हें पकड़ाया गया हो ऐसा नहीं है। स्पीकर का पद भी भारतीय जनता पार्टी अपने पास ही रखेगी, और मुखर होकर के न टीडीपी न जेडीयू कुछ कह रहे हैं। लिहाजा एक दबाव बनाने की कोशिश तेजस्वी यादव ने ज़रूर की है और बड़े राजनीतिक तरीके से की है। और उन्होंने कहा है कि बिहार के मंत्रियों को झुनझुना पकड़ाया गया है, यानी कि वो बिहार के लिए क्या कर पाएंगे। अगर मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए मंत्रालय मिलते तो कुछ हो सकता था, बड़े मंत्रालय तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष नेताओं के लिए रिजर्व कर रखा है, तो जाहिर है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी सुनी जाएगी। लेकिन बिहार के लिए इन मंत्रालयों के ज़रिए क्या हो सकता है इसका आकलन करेंगे। और उन्होंने एक और चीज़ कह दी है कि बिहार से 30 सांसद गए हैं जो कि सरकार का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे में 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने मांग की है कि कास्ट सेंसस यानी कि जातीय जनगणना देश भर में हो, इसके लिए बिहार के लोगों को आवाज़ केंद्र में और केंद्रीय कैबिनेट में उठानी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने आरक्षण को डाला जाए 9th शेड्यूल में। जो आरक्षण पास किया गया है बिहार में पिछले दिनों 50% के सीलिंग को तोड़ता हुआ, और
जो भी आरक्षण की सीमा है उस सीमा को कोई डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए 9th शेड्यूल में डाला जाए। इस बात के लिए जोर लगाया जाए बिहार के लोगों के द्वारा, ये भी मांग की गई है तेजस्वी यादव के द्वारा। उन्होंने अपनी राजनीति खेली है क्योंकि बिहार में अगले साल चुनाव है। कुछ लोगों को लगता है कि वो चुनाव इसी साल हो जाएंगे, वो इसीलिए क्योंकि इस वक्त एक फील गुड फैक्टर दिखाई पड़ रहा है एनडीए गठबंधन के लिए, और ऐसे में इस फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए अगर इसी वर्ष चुनाव हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को इसका फ़ायदा होगा, एनडीए को फ़ायदा होगा, ऐसी एक मान्यता है। देखना है कि कब होते हैं ये चुनाव, लेकिन साथ ही साथ ये अदावत जो सियासी तौर पर उभर रही है वो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच की सियासी अदावत है। दोनों के आपसी संबंध बेहतर हैं, लेकिन सियासी तौर पर दोनों दो ध्रुव पर खड़े नज़र आ रहे हैं। और आज की तारीख में तेजस्वी यादव अपने विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन के बाद जिस मुकाम पर पहुंच गए थे और एक नेता के रूप में उनका उदय हुआ था, कुछ उसी प्रकार से 5 की 5 सीटें जीतकर चिराग पासवान ने संभवतः वही मुकाम हासिल कर लिया है जो मुकाम तेजस्वी यादव के पास बिहार में है। नेतृत्व की सीढ़ियां चढ़ते हुए वो आज की तारीख में आरजेडी की पहचान है। तो फिर दूसरी तरफ जो एनडीए की सियासत है उसके प्रमुख चेहरे के तौर पर पहचान चिराग पासवान की बन गई है। और क्या ये एक बहुत ही ज़बरदस्त भिड़ंत की तैयारी हो रही है, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन ये ज़रूर तय है कि ये दो चेहरे ऐसे हैं जिन पर बिहार की सियासत आने वाले दिनों में यकीनन बहुत ज़्यादा उम्मीद करेगी। आपको कैसा लगा ये वीडियो, हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।